दोस्तों डायलॉग सुना है नाना पाटेकर साहब का। ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि इंसान बनाकर भेजे थे, क्या कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हो, गर्दन झुक जाएगी उसके रम शर्म के मारे। मतलब कहने का ये कि इंसान जो है वो एक तरीके से देखो एक ऐसा प्राणी धरती पर बना के भेजा है जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि ताकतवर तो एक से एक पड़े हैं, पर बुद्धिमान है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो उसी के चलते यहाँ पर बड़ी शानदार बात बोली गई है। बोला गया कि कहते हैं कि ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। ज़िंदगी में ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, या आप लोग अब तक क्या कर कर आए हैं, अगर उसका कोई सही रिजल्ट नहीं आया ना, किसी को वैसा घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। अगर जब तक आप लोग रिजल्ट निकाल कर नहीं लेकर आ रहे हैं, जब तक आप लोगों का मेरिट के अंदर नाम नहीं आ रहा है, आप लोग कितनी ही रातें न सोए हों, आप लोग कितने ही टाइम भूखे पेट रह गए हों, आप लोग पता नहीं कब से अपना डिसिप्लिन में रह रहे हों, जब तक रिजल्ट दुनिया के सामने नहीं दिखेगा तब तक कोई आप लोग इज्जत नहीं देने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करो कि अपना इस तरीके से अपना आपको डिसिप्लिन में लेकर चलो ताकि एग्जैक्टली रिजल्ट भी आए। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जो वीडियो स्टार्टिंग में डाली वो एक माँ है, वो अपना काम कर रही है। एक तरीके से आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो कहीं ना कहीं उसको अपना पेट भी पालना था और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना था। हो सकता है घर में कोई और पर्सन न हो उसका ख्याल रखने वाला। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इवन कई सारी ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आप लोगों ने देखी होगी, कई सारी विदेशों की भी पिक्चर वायरल हुई है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर साथ में जा रही है। तो कहीं ना कहीं यार सॉल्यूशन निकलता है। अगर आप लोग देखोगे तो ममता वहाँ पर है, वो एक बात है अलग, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में तो प्रॉब्लम है ना कि बच्चा जो है वो माँ के बिना नहीं रह पा रहा है। तो उसने सॉल्यूशन निकाला उसका कि इस तरीके से बच्चे को लेकर चलना है। तो जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रही है, थोड़ा सा ठहरो, उसके बारे में सोचो, आप लोगों को सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और अगर मेरी राय मानो तो पेन और पेपर लेकर बैठो, आप लोगों को सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। जब तक पेन और पेपर लेकर नहीं बैठोगे, आप लोग दिमाग में चीज़ों को घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे। पेन और पेपर पर लिखना स्टार्ट करो, आप लोगों को रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं यकीन आता तो करके देखना। शांत रूम में बैठ जाना 1-2 घंटे के लिए, कुछ मत सोचना, मोबाइल साइड में फेंक देना कि ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं यार। लिखो कि क्या क्या आप लोगों के पास में फिलहाल अभी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, अब तक ऐसा क्या अचीव किया है, उसको थोड़ा रिकॉल करो। फिर देखना आप लोगों के सामने रिजल्ट आता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। बाकी ये कई सारे बच्चे मतलब आप लोग भी ना बड़े क्यूट हो यार एक बच्चा कह रहा है कि सर और कुछ नहीं तो हमारे जन्मदिन का, आपके जन्मदिन का गिफ्ट दे दो हमको मंथली वीडियो लाकर ठीक है भाई साहब ये मेरे जन्मदिन का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। पार्टी, मतलब गिफ्ट नहीं, पार्टी बोला उसने, ठीक है। हमारे लिए पार्टी वो होगी कि मंथली वीडियो मिल जाए। तो ये पार्टी है आप लोगों के लिए यार आज, ठीक है। एक दिन पहले आप लोगों को पार्टी मिल रही है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये पार्टी आप लोग इस टाइम चाहिए। देखिए आप लोगों को पता है कि आज जो है एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट होगा, तो 9:30 से लेके 11:30 तक तो टेस्ट होगा, ठीक है। और क्विज भी रहेगा यहाँ पर, उसका भी टेस्ट होगा। तो दोनों टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वाला टेस्ट किस टाइम रखना है, क्विज वाला, ये शाम को आता है तो इसको शाम को ही रख लेते हैं क्विज वाले टेस्ट को, ठीक है। शाम को 5 बजे आता है तो इसको शाम को 5 बजे ही रख लेते हैं। ये वाला जो रहेगा ये 9:30 रहेगा। तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो 9:30 से 11:30 आप लोग का टेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को मैं 11:30 अपलोड कर दूंगा, राइट, ठीक है। तो जिस किसी को जिस भी टाइम आप लोगों को देखनी होगी आप लोग इसको देख लेना। और ये तो पता नहीं आप लोगों के लिए पार्टी है या फिर नहीं है, पूरे साल की वीडियो आने वाली है, ठीक है। अप्रैल के एंड तक जो है पूरी कंप्लीट ईयर की भी आप लोगों को वीडियो मिलेगी। तो उससे और अच्छे लेवल पर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। उसमें बिल्कुल जो क्रिस्प फॉर्म में पूरा 12 महीनों का आप लोगों को सारा चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। तो उसको और थोड़ा अच्छे से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जो है वो जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो वो असली बर्थडे पार्टी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है तो उसका आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में किस तरीके से कंपाइलेशन के वे में करंट अफेयर कवर करना है, वो चीज़ें होगी बेसिकली, ठीक है। अब तक का पिछले 2 साल की करंट अफेयर रेगुलर आप लोग की अपलोड हो रही है, एक भी महीने की मिस नहीं हुई है। अगर आप लोग सारी उठाकर देखोगे, इनकी सबकी PDF जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, आप लोग देखोगे मंथली PDF, ठीक है। इनको अपडेट किया जा रहा है जल्दी ही आप लोगों को। सारी तो नहीं बोली मैंने, 1 साल की बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, 1 साल की हिंदी में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है।
बाकी तो 2 साल तक की अपलोड कर दी है यहाँ पर लेकिन 2 साल की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एटलीस्ट 1 साल की आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी और बाकी तो सारी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी में अपडेट होता चला जाएगा, जो अपलोड हो रखी है अलग से अपलोड नहीं होंगी, वो जो ऑलरेडी अपडेटेड है उसी में अपडेट हो जाएंगी। जैसे अपडेट हो जाएंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। अभी कुछ महीनों की तो हो गई हैं, कुछ और चल रही हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि अप्रैल के एंड तक आप लोगों को सारी मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मतलब एक ना आप लोगों के लिए एक ये पार्टी हो गई, ठीक है। और बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं फीडबैक जरूर दिया करो यार। आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता रहता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। एप्लीकेशन पे अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप लोग एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हो और लग रहा है कि मोबाइल में नहीं कुछ दिक्कत हो रही है कि मोबाइल नहीं है किसी के पास में, तो studyloverveer.in पर भी ये सारी फैसिलिटी आप लोग इंजॉय कर सकते हो। ये वेबसाइट है, .com लगाकर परेशान मत होना, बाद में .in है। कई सारे बच्चे .com लगाकर परेशान होते हैं फिर बोलते हैं सर ये खुल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का मजा आएगा, तो इसमें प्रैक्टिस जरूर करिए, अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, ओके। बाकी आज एक इंपॉर्टेंट डे भी है आप लोगों के सामने, जिसको वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा डे है जो कि लोगों का जो अंदर का एक तरीके से जो इनोवेटिव पर्सन है उसको बाहर निकालने का काम करता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर कर कोई एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि ओनली आप लोगों का ओरिजिनल आइडिया है, और किसी सामने वाले ने तुरंत उसको कॉपी मारा, चुराया और बोल दिया कि यार ये तो एक तरीके से मेरा आइडिया है, तो वो क्या होगा, वो एक तरीके से चोरी होगी उस चीज़ की। मेहनत किसी और ने की और फल जो है वो कोई और खा रहा है, तो ये चोरी की कैटेगरी में आता है सीधा सीधा अगर इसको बोला जाए तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई साहब ये सही चीज़ नहीं है, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यहाँ पर आया, जिसके चलते लोगों को अवेयर कराया जा सके। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, अभी एक एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, ये यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपी राइटिंग जो है यहाँ पर इसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, और थीम जो रखी गई है इंडिजिनस लैंग्वेज। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, आज की डेट में अगर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर बन गया है लोगों के लिए। अगर आप लोग इंग्लिश बोल लेते हैं और सामने वाला इंग्लिश नहीं बोलता है, तो कई बार लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि इसको इंग्लिश भी नहीं आती है। इंग्लिश को समझदारी का सर्टिफिकेट मिल गया आज की डेट में, जो कि बहुत ही एक घटिया किस्म की सोच है। अगर देखोगे इंग्लिश हमारी हिंदी के सामने कहीं टिकेगी नहीं भाई साहब। हमारी हिंदी में एक शानदार तरीके की आप लोगों को वर्णमाला आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रामर देखने को मिलेगी। हिंदी में तो उनको अपने शब्द तक आप लोगों को ढंग से नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हिंदी में अगर आप लोग देख लो, अगर आज की डेट में मैं बोलूँ आप लोगों को अंकल बोलना है, तो किस किस इंसान को आप लोग अंकल बोल रहे हो, प्रॉपर रिश्ता है ना, ये मामा हो गया, ये चाचा हो गया, ये फूफा हो गया, वहाँ सबको अंकल बोल दे रहे हैं उठाकर। मतलब जो लैंग्वेज जो है वो रिलेशनशिप तक को डिफाइन नहीं कर पा रही है, क्या महान लैंग्वेज हो गई वो इसलिए महान बना रखी है क्योंकि दुनिया के ऊपर रूल किया तो उन्होंने महान लैंग्वेज बना दी। यूएसए को पसंद नहीं आई इंग्लिश तो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश निकाल दी। अब हमको पसंद नहीं आ रही इंग्लिश तो हम लोग अपनी इंडियन इंग्लिश निकाल देंगे। पर वही है कि जो दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है वो ये काम कर सकता है। हम लोग बोल भी रहे हैं ये अमेरिकन एक्सेंट है। एजुकेशन बोल दिया तो भाई साहब ब्रिटिश है, एडुकेशन बोल दिया तो भाई साहब अमेरिकन है। तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तो जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। अमेरिका ने अपने लगा दिया, नहीं फॉलो करते भाई साहब हम लोग यूके वाला एक्सेंट, हम तो अपना एक्सेंट निकाल कर लेकर आएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, आंख बंद कर एंजॉय करते हैं, वाह क्या इंग्लिश है, इसको फॉलो करते हैं। हिंदी से प्यारी, हिंदी से खतरनाक, हिंदी से डिटेल लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि कोई है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। तो अपनी भाषा पर गर्व किया करो, कहीं भी जाया करो तो उसको अच्छे से फील किया करो, ठीक है। जर्मन हो गए, जापानीज़ हो गए, ये लोग अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, तो ये चीज़ हमको भी सीखनी पड़ेगी। तो ये डे है, इसी के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को अपनी इंडिजिनस जो लैंग्वेज है उसको अप्रिशिएट और उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपनी ओरिजिनलिटी को चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अभी क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर जो वीडियो हैं, जैसे हिंदू की वीडियो भी कई सारे चैनल ऐसे हैं पूरी की पूरी वीडियो उठाकर अपलोड कर दे रहे हैं। अगर क्रिएटिविटी कुछ करनी है तो वीडियो को कट कर कर आप लोग अपलोड कर लो कहीं पर, पूरी की पूरी अपलोड कर दी, उसको जिसको देखनी होगी वो यहीं देख लेगा ना, वहाँ पे क्या देखेगा इसको। तो एक बच्चा कह रहा है सर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदू की वीडियो अपलोड कर लो, क्या कर लो भाई, क्या बिगड़ रहा है उससे। पर ये कह रहा है सर कॉपीराइट मत देना। मैंने आज तक किसी को कॉपीराइट दिया क्या? लोगों ने पॉलिटी की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं सारी उठा कर, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, दिया आज तक किसी को कॉपीराइट है।
पर लेकिन कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ उसमें। अगर वीडियो अपलोड कर रहे हो, जैसे मान लो ये डे डिस्कस किया, इसको कट कर लिया, कट करने के बाद में इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर वीडियोस लगाओ, कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, तो वो तो एक समझ में भी आता है कि हाँ ठीक है, उसको अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ करो, थोड़ा सा अपना भी उसके अंदर डालो, ठीक है, तो और मजा आएगा आप लोगों को भी। तब तो लोग देखेंगे भी कि हाँ कुछ डिफरेंट मिल रहा है, वरना ये तो चीज़ें उनको यहाँ मिल ही रही है, आपके चैनल पर क्यों देखेंगे हैं? तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। ओके, तो ये तो कुछ बातें, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ में कल का जो वीडियो का एंड था उसमें वॉइस नहीं थी, तो कुछ वो टॉपिक मैं कवर करूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को वीडियो लगता है, इससे पता चलता है कि सही पढ़ाया गया या फिर गलत। ओके, बाकी पूरा दिन कैसा रहा उसके बारे में जरूर बताया करो, और कैसे चीज़ों को आप लोग लेकर चलना चाह रहे हो उसके लिए डेली अपना शेड्यूल बनाया करो। डेली अगर शेड्यूल बनाओगे तो ही जिंदगी आप लोग की सुधर पाएगी। तो कैसा रहा कल का दिन बताना जरूर। शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया PSLV C55 से सैटेलाइट यहाँ पर, जिसमें 2 सिंगापुर के सैटेलाइट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जिस तरीके से आज की डेट में जो इसरो के द्वारा काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसी मार्केट बनती जा रही है हमारे देश के अंदर में कि विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करना भी हमारे लिए बड़ा ही नॉर्मल बन चुका है आज की डेट में। नॉर्मली जैसे कई सारे देश हैं वो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाते हैं, पर हमारे देश के अंदर में आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल है। हम जो काम दुनिया जो है वो बहुत पैसों में कर रही है, हम लोग उसका 1/4 में ही वो काम कर देते हैं। आप लोग मंगल मिशन को देख लो, कितना सस्ता हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, और यूएसए ने दुनिया भर का पैसा उसके ऊपर लगाया। तो ये हम लोग जो है कुछ ना जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना जुगाड़, कि इंडिया के अंदर में जुगाड़ होते हैं, तो हमारे यहाँ पर रियलिटी में है कि हम लोग सस्ते तरीके ढूंढ लेते हैं जिससे कि उसी काम को इस तरीके से किया जा सके ताकि लोगों को वो अच्छा भी लगे। तो इसरो के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया शानदार तरीके से। बाकी इसके बारे में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा, जैसे कि आप लोगों ने एक तरीके से ना इसरो के द्वारा क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। वैसे जो मंथली वीडियो आ रही है उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन करूंगा उसमें सारे पोर्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, तो वो चीज़ समझ सकते हैं। बाकी ये एक पता नहीं क्या एक अलग ही लेवल का माहौल बना हुआ है देश के अंदर में। वो लॉरेंस बिश्नोई साहब जो हैं वो जेल में बैठे हुए बोल रहे हैं कि सलमान खान मारेंगे। यहाँ पर एक और सामने निकल कर आए, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को मारेंगे। मतलब चल क्या रहा है भाई साहब, मतलब ऐसे ही, मतलब कुछ भी, मतलब बाप की सरकार चल रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि देश के अंदर में? नहीं, किसी को भी मार देंगे उठाकर। तो ये बड़ी एक अलग तरीका माहौल देखने को मिल रहा है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। मतलब समझ रहे हो, वो इंटरव्यू ले रहा है और कह रहा है कि वो सलमान खान मारूंगा, ऐसा लग रहा है कि हिरन मारूंगा। जब सलमान खान ने हिरन मारा तो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हिरन को मारूंगा। चलिए जो भी है, पर हाँ एक तरीके से सही नहीं है पब्लिकली इस तरीके के इंटरव्यू को, मुझे तो लगा नहीं पब्लिश करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? किसी को अगर ठेस पहुंचाई है किसी इंसान ने तो वो एक अलग चीज़ है, पर लेकिन ऐसी चीज़ें अगर पब्लिक करेंगे और फिर इस पब्लिकली इस तरीके से कोई इंसान ऐसे बोलेगा तो एक समझ सकते हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी उस इंसान को एक भगवान की तरीके से देखेगी, और वो अगर वो काम नहीं करेंगे या उसके साथ में कुछ भी गलत होगा तो कोई और उस काम को करेगा। तो ये एक तरीका जो देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है उसको कोई मानेगा ही नहीं। पुलिस, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, कोई किसी को नहीं मानेगा अगर इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप लोग की क्या राय है बताइएगा जरूर। मेरा बस एक यहाँ पे एक तरीके से जो मेरे माइंड में आया मैंने आप लोगों को वो बताया है। बाकी प्राइम मिनिस्टर की एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से डेथ की थ्रेट आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसे तरीके से नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही सुरक्षित नहीं है तो और कौन, ठीक है, मैं नहीं तो कौन बे। और ये जो लेटर इस टाइम मिला जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो केरला की विजिट पर जाने वाले हैं, ठीक है, तो 24 अप्रैल को यहाँ पर ये केरला में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि 24 अप्रैल भी आ रहा है, कल क्या होता है। तो ये है कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है ये, आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर किया गया, और यहाँ पर ये सेम इसी तरीके का एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कई सारी बातें जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर में जो रिपोर्ट वगैरह होती है, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर, जो टाइटल है उसका वो बोला गया यहाँ पर आउटबाउंड ट्रेवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड। तो यानी कि देखिए, अगर आप लोग देखिए इंडिया के अंदर में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात की जाए कहीं घूमने जाना है तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी लोकेशन आप लोग कौन सी बोलोगे आप लोग घूमने के लिए?
अपने ही देश में अपने राज्य को छोड़कर कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या बोलोगे? कोई नॉर्थ में पसंद करेगा, कोई साउथ में पसंद करेगा, कोई यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है किसी आइलैंड में पसंद करे। पर लेकिन जब बात करें हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो खर्चा करते हैं, जो एक तरीके से वहाँ पर जाकर नहीं एक तरीके से पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है 2024 तक ये लगभग 42 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने लार्ज स्केल पर जो है हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर बाहर देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो तो कम से कम याद रखिएगा। अभी ग्लोबली ये माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन लोग यहाँ पर, 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो 80 मिलियन हो गए यहाँ पर, यानी कि 800 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बोल दूं तो आप लोगों को 8 करोड़ लोग, ठीक है, तो कितनी बड़ी संख्या ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पर मोस्ट ल्यूक्रेटिव जो आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट बनती हुई यहाँ पर जा रही है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आप लोगों को काफ़ी आसानी से, क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं घूमने के लिए आता है तो वहाँ पर आकर वो रुकेगा भी, होटल में खर्चा करेगा, कुछ खरीदेगा भी वहाँ पर एक तरीके से, इसी के साथ में कुछ खाएगा पिएगा भी वहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऐसी मार्केट होती है जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करता है अगर कोई किसी देश के बाहर से निकल कर आता है, क्योंकि उसके पास में पैसा होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम जो है वो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसको बोला जाए यार स्विट्जरलैंड घूम के आना है तुम्हें, स्विट्जरलैंड तो दूर की बात है, अगर वो किसी गाँव में रहता है तो दिल्ली जाते हुए भी एक तरीके से सोचेगा 1000 बार कि 5,000 रुपये ही हैं बस जेब में, होटल में रुकना खाना पीना कैसे काम हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास में पैसा होगा वही निकल कर बाहर जाएगा, और जो बाहर जाएगा वहाँ पर वो खर्चा करेगा। तो कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मैंने बोला था ना अभी, वहाँ पर उनकी कंट्री में इतना बड़ा रोल प्ले करा था टूरिज्म कि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म रुका तो वो घुटनों पर आ गए। यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। सिंगापुर हो गया आज की डेट में, अगर बात करें स्विट्जरलैंड हो गया यूरोप के अंदर में, तो दुनिया भर का पैसा खर्चा किया जाता है लोगों के द्वारा जो घूमने जाते हैं। 2021 में इंडिया के द्वारा यहाँ पर 12.6 बिलियन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जो अगर बात करें 2019 में था ये यहाँ पर 22। हालांकि कोविड-19 के चलते थोड़ी सी चीज़ें डाउन हुई हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, अभी आगे फिर आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया यहाँ पर वो यूरोप के अंदर किया गया है। यूरोप के अंदर देखिए क्या होता है, अगर जापान के अंदर आप लोग विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सस्ती उनकी करेंसी देखने को मिलेगी। मतलब क्या है सस्ती का मतलब, अगर 5,000 रुपये आप लोग लेकर जा रहे हो अपनी कंट्री के, तो यहाँ पर अपनी करेंसी के, तो वहाँ पर लगभग वो आप लोगों के लिए 8,500 रुपये बन जाएंगे जापान के। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी के कंपेयर में काफ़ी डाउन है। जबकि अगर यूएसए में आप लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 80 रुपये लेकर जाओगे, तब जाकर आप लोगों को $1 मिलने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन कंट्री में घूमना, लोग एक तरीके से अगर कुछ खरीदना है तो उन कंट्री में जाकर घूमो जहां पर हमारी कंट्री कंपेयर में चीज़ सस्ती है, क्योंकि वहां से आप लोग खरीद कर लेकर आ सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिवेल्युएट रहती है, यानी कि कम रहती है। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ताकतवर नहीं मतलब एक तरीके से ज़्यादा एक आप लोग बोल सकते हैं वैल्यू में ज़्यादा है अगर जापान के साथ में कंपेयर करोगे। इसलिए जापान एक एक्सपोर्ट हब है, जापान एक तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट हब आप लोगों को देख सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोप के अंदर में 20% यहाँ पर अगर बात करें जो ट्रेवल किया गया, इंडिया से अगर बात करें 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे डेस्टिनेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। अगर बाहर के देश में कहीं एक मौका मिले घूमने का तो आप लोग कौन सा देश चूज करोगे कि हाँ यार यहाँ तो कम से कम घूम के आना है, तो आप लोग बताइए जरा। तो कई सारी और चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इस देश में ये कंट्री के ये लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ में किए जा सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कि हाँ कि हमारे देश में यहाँ से लोग आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे देश के लोग हमारे यहाँ पर आएंगे, तो दोनों तरीके से मिलकर काम यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसी कंट्री जो है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि यहाँ से अगर लोग इतने सारे आ रहे हैं, अगर ये लोग आएंगे तो इनको कई सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ये मिलती भी है यहाँ पर। तो इससे दोनों कंट्री के लिए मिल मिल सिचुएशन होती है, तो दोनों कंट्री को फायदा होता है, तो दोनों कंट्री एक तरीके से उस चीज़ों को एंजॉय करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूम आता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, जब जाओगे तो आप लोग पैसा भी लोगे ना वहाँ पर, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है।
तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर नेशनल हेरिटेज है उनको कोई देखने आ रहा है बाहर से, कल्चर हो गई कि ऐसा आप लोग ढांचागत विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से किस चीज़ों को आप लोग रिकग्निशन यहाँ पर दे रहे हैं। कल्चर डिप्लोमेसी भी कई बार देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, तो कोई भी श्रीलंका से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस सर्किट को देखने आएगा क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पर मेन रिलीजन आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसी तरीके से कई सारे सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कल्चर को कनेक्ट किया जा सके टूरिज्म के साथ में। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है, इससे इंप्लॉयमेंट जो रहता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर जनरेट होता है। आप लोग बोलोगे इसमें क्या इंप्लॉयमेंट है, सोचो कोई बाहर से अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग घूमने आ गए तो इससे जो कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदेंगे, इसी के साथ में खाएंगे भी यहाँ पर, रहेंगे भी यहाँ पर, तो एक तरीके से कहीं होटल में जॉब मिल रही है, कहीं खाना बनाने वालों की, कहीं फैक्ट्री में एक तरीके से प्रोडक्ट बनाने वालों की। अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग कोशिश ये करते हो कि वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर आ जाए जो कि यार यादगार रहे। होता है कि नहीं होता है, आप लोग खुद बताओ। तो उसमें इंसान ये हमेशा कोशिश करते हैं, तो इसके चलते आप लोग को हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, और उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। पर लेकिन कई बार यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि ढांचा नहीं रहता है। अगर आप लोग घूमने जाओगे कई जगह, कई सारी ऐसी साइट है ना तो साफ सफाई मिलेगी, वहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोस्त था लाल किले घूम के आया, तो वहाँ पर जो नहीं एक तरीके से कुछ पोटी वोटी पड़ी रहे, कुछ बंदर वंदर या फिर कुछ अपना कुत्ता उत्ता कोई घूम के जाए इस तरीके से, तो उसमें वहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे कई सारे, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि ये देखो शाहजहाँ यहाँ आया होगा, ये किया होगा, उन्हें कई बार मजाक उड़ाता है। तो ये तो अपने ही देश के कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से करने लगता है यार दोस्त मजाक में। पर लेकिन सोचो जब बाहर का इंसान आता है और वो देखता है उसके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ को लेकर, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे फॉरेनर से घूमने आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर उनको लोग क्या करते हैं, उनसे ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कई तरीके से उनसे। अब वो तो मान लीजिए ठग लिए उससे मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपए, पर लेकिन वो जैसी इमेज लेकर हमारे देश की जाएगा यार बाहर, वो आप लोग सोचो कितनी खतरनाक इमेज रहेगी। तो वो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग कुछ पैसों के चक्कर में अपने देश की इमेज खराब कर देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर नहीं रहते जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ताजमहल घूमने आ रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर स्किल्ड इंसान होना चाहिए जो ताजमहल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये ताजमहल ऐसे था, ऐसे बनाया गया, इस पर्टिकुलर पर्पज से इसको बनाया गया था। तो उसके बारे में एक प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर टॉयलेट, कहीं पर पानी की अवेलेबिलिटी, अगर बात करें थोड़ा बहुत खाने पीने की कैंटीन भी हो वहाँ पर हल्की फुल्की सी, ठीक है। इसी के साथ में जगह जगह वहाँ पर डस्टबिन रखी रहे, जो इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में लोकेशन है वहाँ पर तो मिल जाएगा, पर लेकिन इसी के ऊपर अभी काम किए जा रहे हैं। सीजन के बेस पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इसके चलते हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी ले गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज हो गया, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड एगुमेंटेशन ड्राइव, जो यहाँ पर आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट होगी, बुद्धिस्ट ये कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा। देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये सारे हैं। अगर बात करें ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कल को, तो याद रखिएगा जापान, यूएसए और स्पेन आप लोगों को टॉप पर नजर आएंगे। इंडिया की जो रैंक है वो 52 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, इसी के साथ में बांग्लादेश, नेपाल और चैड सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। बाकी पर्टिकुलर अगर अपने ही देश के बारे में हम लोग को बात करनी है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या रोल प्ले करती है एक तरीके से जीडीपी के अंदर में, वो सब चीजें। तो इंडिया टूरिज्म में अगर बात करेंगे तो 10th पोजीशन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी कुछ है एक तरीके से देखने वाली चीजें। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के बारे में बात करें 2019 में, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जीडीपी का लगभग 6.8% टोटल इकोनॉमी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो कम नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इंडिया जो है 2021 में 40 के करीब साइट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
जो कि मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों की कवर किए। तो यहाँ से ये क्या रहेगा, लोग यहाँ पर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इनको रिकॉग्नाइज करेगा तो लोग यहाँ से घूमने आएंगे कि देख के आते हैं यार क्या क्या है उसके अंदर में, तो इसे समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे धोलावीरा और रामाप्पा टेम्पल आप लोगों ने देखा, लेटेस्ट अभी यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है बताइए जरा, दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में डिटेल में इनको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में ये सेक्टर एक ऐसा है जिससे मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होती है। ये माना जा रहा है कि 2029 तक इस सेक्टर से 53 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाली है। ये अंदाजा लगाइए आप लोग, 53 मिलियन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में आने वाले टाइम में, जिसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अगर हम लोग इसको ढंग से डेवलप करेंगे। 39 मिलियन तो जॉब अभी हमारे देश में इससे डेवलप की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर इसके बारे में। बाकी एक मैं आप लोगों से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कराता हूँ, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले आता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी गए अब की बार, जो कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेब्लिश की गई थी 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये पब्लिक प्राइवेट जो कोऑपरेशन एक तरीके यहाँ पर है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। कई बार यूट्यूबर को भी यहाँ पर बुलाया जाता है जो कि सोसाइटी पर पॉजिटिव और एक अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा भुवन बाम यहाँ पर घूमने गए थे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देते हैं। आप लोग बोले कि भुवन बाम कौन सा अच्छा मैसेज दे वो देखो कई सारी ऐसी मुहिम चलाई जाती है ना बैकग्राउंड में, तो सपोर्ट करते हैं कई बार उस चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक खत्म करनी है, वुमेन के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि अगर बात करें पैड को यूज़ करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई सारे जो अच्छे पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर मास्क यूज़ करने के लिए जो एक आप लोगों ने देखा होगा ऐड काफ़ी ज़्यादा चला, जिसमें प्राजक्ता कोहली को दिखाया गया, ठीक है, यूएन के लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट है यहाँ पर। ये तो एक रिपोर्ट के बारे में बता दिया, कल को पूछ लेगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा आर्टिकल मैंने काफी अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर किया। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना है, और इससे क्वेश्चन भी अगर मैं आप लोगों को दे दूं अब लिखने के लिए तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टूरिज्म इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं कम से कम 200 से 250 शब्द में, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर दूंगा लिखने के लिए तो आप लोग अब क्वेश्चन लिख पाओगे, आई होप की, है कि नहीं। देखता हूं कौन कौन अच्छे से लिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं आप लोगों से, ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी के साथ में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अभी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो सारी की सारी रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अब आंसर राइटिंग का भी तैयार हो गया। एक वैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स टाइप का, वनडे टाइप का, तो ये भी हो गया। टॉपिक आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिले, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं कि हाँ ये समझ में आया फिर नहीं, ताकि उसको और इंप्रूव किया जा सके, ओके। ये आर्टिकल जो है ये वाटर मैनेजमेंट के बारे में है। आप लोगों को पानी जो है अपनी ज़िंदगी में मैनेज करना होता है। मैंने बोला ना कि जो जो भी आता है एटलीस्ट पानी पी के आया करो। कौन कौन रियलिटी में पानी पी कर आया, हाथ उठाना मतलब हाथ उठाना मतलब यस बोलना, ठीक है। क्योंकि यार डेली मॉर्निंग में जब आप लोग पानी पीते हो ना, आप लोगों की बॉडी जो है बड़ी हेल्थी रहती है। तो ये एक तरीके से आप लोग अपनी बॉडी को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो। तो पानी खुद सोचो, आप लोगों की बॉडी का 70 से 75% भाग जो है वो पानी है, तो इसलिए जरूरी है पानी पीना प्रॉपर वे में मॉर्निंग में उठती, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बात करेगा वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से
कि जो ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। क्या जरूरत है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जा रही है। 2019 में भी अगले साल ही फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि वाटर स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे गए, तो इसका मतलब ये कि पानी की समस्या रियलिटी में है। यूपीएससी अपने कैंडिडेट को बताना चाह रही है कि भाई साहब पानी की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, और अगर काम नहीं करोगे तो ये समस्या बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा कवर किया गया, और यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के अंदर भी, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएस पेपर 3 के। और मैं तो बोलूंगा कि एक तरीके से यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 में कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल पानी जो है उसके बारे में बात करें तो जो खासकर सिटीज के अंदर अगर आप लोग बात करोगे, आजकल लोगों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो उसके चलते लोगों की जो एक तरीके से ना जो शहरों की तरफ को जो एक तरीके से आवाभगत जो हो रही है, क्योंकि शहर में जो है फैसिलिटी बहुत मिलती है। तो जहां पर आप लोग देखोगे, पहले जहां पर आप लोगों को बहुत कम लोग देखने को मिलते थे, आज के दिन में खूब पब्लिक आप लोगों को सिटीज़ में देखने को मिलती है। यानी कि गांव के लोग जो हैं वो शहरों में जा रहे हैं, तो शहरों में पानी की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आज की डेट में। पर लेकिन वहां तक पानी पहुंचाना ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी टास्क है, और काफ़ी टफ टास्क भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अर्बन एरिया में कि पानी जो है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, और जहां पर थोड़ा बहुत पानी है उसकी वाटर टेबल काफ़ी नीचे चली गई है। वाटर टेबल मतलब जमीन के अंदर से जब हम लोग पानी निकालते हैं ना, नल लगाकर या ट्यूबवेल लगाकर या समरसेबल लगाकर, तो ये वाटर टेबल से पानी निकाल के लेकर आता है कि कहाँ पर पानी है जमीन के अंदर में। तो ये जो पानी होता है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। पर लेकिन ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अलग अलग तरीके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं रोड बना रहे हैं, कहीं कंक्रीट पत्थर हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं डैम बना दिया, उसकी वजह से पानी जो बरसता है वो जमीन के अंदर उतना पानी जा नहीं पाता है, यानी कि रिचार्ज हो नहीं पाता है और निकाले जा रहे हैं। तो ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पेड़ों की संख्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बैलेंस बनाना जिंदगी में भी और खासकर पृथ्वी पे भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सामने निकल कर आते हैं कि वो सस्टेन चीजों के बारे में बात करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो वो इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कम से कम कुछ बचा रह जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, जब आप लोग यहाँ पर खासकर अगर बात करें स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप लोगों ने दिया, वहां पर भी कई सारे आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है, और उसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर। ट्रिक्स भी थोड़ी सी आप लोगों को बता रखी है जो आप लोगों ने शेयर की थी उसमें, जो कि आप लोग याद कैसे रख पाएंगे। तो काफी सारे बच्चे उसको देख चुके हैं, आप लोग जरूर देखना, बहुत फायदा पहुंचाएगी। खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों का 14 जो गोल है ये लाइफ बिलो वाटर, और इसी के साथ में लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जमीन के अंदर, सॉरी जमीन के ऊपर जो जिंदगी और पानी के अंदर जिंदगी। तो ये खासकर 14 गोल तो डायरेक्ट आप लोगों का पानी के साथ में कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं पानी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए। आप लोग खुद सोचिए इस पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर पानी है। और कभी कभी हंसी आती है इस चीज को देखकर मुझे कि जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है हमको उसी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसी दुनिया को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा भी गॉड फादर करके, गॉड फादर या फिर हाँ सद गॉड फादर करके मूवी, या फिर कोई मूवी आ रही है, गॉड फादर नहीं, अजय देवगन का वो ट्रेलर नहीं है, उसमें अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा है, उसमें बोलता नहीं है डायलॉग जो अजय देवगन बोलता है कि भगवान से डरते तो सब हैं लोग आज के डेट में, पर भगवान की मानता कोई नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ करके डायलॉग है। तो वो चीज़ मुझे एक चीज़ फील करा रही है कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे पेरेंट्स आप लोगों को बोलते रहते हैं ना कि बेटा ये काम गलत है, इसको मत करना। आप लोगों को लगता है क्यूरियोसिटी उसके अंदर कि यार क्यों बोलते हैं, कुछ ना कुछ है इसके अंदर, ये जरूर करके देखेंगे। तो वो टेंडेंसी होती है इंसान की, और वो अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को गलत समस्या में डाल देती है फिर। और यही काम हम लोग पानी के साथ में कर रहे हैं। हम लोग अपने काम को निकालने के लिए अक्सर वो खेती लगा रहे हैं, और खासकर जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की खपत होती है। और उनकी भी गलती नहीं है लगाने वालों की, गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर एमएसपी दे रही है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है खेती करो तुम खेतों में, हम आराम से खरीद लेंगे। तो वहाँ पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। उन खेतों में वो खेती की जा रही है जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो ये कई सारी इशूज़ आप लोगों को खेतों में देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी जरूरी है। सबसे पहले तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे आइडिया लगे, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा कि अक्सर खेतों में जब पानी भरा जाए
वो रात के टाइम भरा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब एक तरीके से इवनिंग में। क्यों? क्योंकि अगर मॉर्निंग में किसी खेत में आप लोगों ने पानी भर दिया तो पूरी दोपहर में कड़ाके की गर्मी पड़ने वाली है, मैक्सिमम पानी जो है वो आप लोगों को बेसिकली क्या होगा, वो उड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अक्सर शाम को मेरे जो ताऊ जी थे वो खेतों में बेसिकली जाया करते थे शाम को, एक तरीके से नहीं कि शाम को आज खेतों में पानी चल रहा है तो आज शाम को वहीं पे रहेंगे, ठीक है, कि जल्दी जल्दी खाना दे देना। कई बार ऐसा भी होता है, खासकर जब गेहूं कटते हैं, जब एक तरीके से रात को रुकना पड़ता है खेतों में, तो उस टाइम पर देखा होगा गेहूं कट गए, अब खेतों में खेत की पड़े एक शब्द यूज़ किया था, थोड़ा सा लोकल शब्द आ रहा कि खेत की पढ़ाई करनी है, ठीक है, मतलब एक तरीके से खेत में पानी भरना है, उसके बाद में जब थोड़ा सूखेगा तो फिर उसमें खाद वाद डालकर मतलब ट्रैक्टर वैक्टर अपना चलाया जाएगा, फिर उसमें आगे चलकर गन्ना वन्ना जो भी उगाना है वो उगाया जाएगा। तो पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक दूसरे यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो बता रहे हैं कि कैसे पानी को आप लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। मिलकर एक पॉन्ड बना लेना, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है अपना खुद का भी घर पे बना सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं, मिलकर सब लोग कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर को मैनेज करने की बात की जा रही है। आप लोग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अपने घरों में आप लोग देखते हैं, खासकर जब भी कोई टोटी खुली हुई है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग नहा रहे हैं तो पानी कितना यूज़ करना है। अक्सर अगर नहाना है तो सबसे एक शानदार तरीका आप लोग देख सकते हैं, बाल्टी में नहाओ, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि आप लोग को पानी कितना यूज करना है वो आप लोग कर पाओगे। या फिर शावर में अगर नहाते हो तो ये नहीं कि शावर चले जा रहा है बस पानी निकले जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से देखो ताकि पानी जो है वो कम से कम अब एक तरीके से वेस्ट ना हो। ऐसा भी नहीं कि बॉडी पर एक तरीके से आप लोग प्रॉपर नहा नहीं रहे, बॉडी पर मैल चढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी साफ करना है। पानी बचाने के चक्कर में ऐसे नहीं नहाना छोड़ दो, ठीक है। तो नहाना भी है पर लेकिन पानी को ऐसा नहीं कि बर्बाद करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है तो उसको सोर्स की तरीके से समझना है। फ्री में है इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी में फ्री में है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी कितनी खतरनाक यहाँ पर होने वाली है। तो उसी के मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि लगभग 35% इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में नहीं बल्कि 2000 मतलब 20 में, इनके लगभग 2 साल पहले 35% लोग हमारे शहरों में रहते हैं। और ये 35% जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात की जा रही है 2050 तक 35 गुना 2 यानी कि 70% होने वाले हैं। यानी कि 2050 तक गांव में ओनली 30% लोग रहेंगे, 70% लोग जो हैं वो आप लोगों को सिटी में रहते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सही है, राइट या फिर रॉन्ग? आप लोग इसके बारे में अपना क्या राय बताओगे, बताओ, मतलब सही है या फिर गलत है ये जो डेटा यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि अभी जो रिक्वायरमेंट पानी की है शहरों में उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब ये रिक्वायरमेंट डबल पड़ेगी तब कैसे काम कर पाओगे। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि ग्राउंड वाटर जो भी यहां पर एक तरीके से पोल्यूट होते जा रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड होते जा रहे हैं, उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये एक्सेस सप्लाई कहां से निकाल कर लेकर आओगे? ऊपर से पेड़ पौधे काटते जा रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो कहने का मतलब यहां पर ये हमको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि धरती के ऊपर जितना पानी है वो उतना ही रहने वाली है। अब उसको हम लोग पोल्यूट कर दें तो हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हो गई ना ये बात एक तरीके से, मतलब पानी नहीं बढ़ने वाला है। हमारे देश का जितना एरिया है वो नहीं बढ़ने वाला है, उसी में हम लोगों को रहना है। हमारा जो बेसिकली एक तरीके से जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो आगे आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि और ज्यादा फॉरेस्ट हम लोग को काटने पड़ेंगे, वहां पर ज्यादा खाना उगाने के लिए ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासकर अगर आप लोगों ने एक डायलॉग सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वो तो बिल्कुल श्योरिटी है, कोई ना कोई सॉल्यूशन खोज लेंगे। जैसे अभी अब तक हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी हम लोगों ने सोलर एनर्जी खोज लिया, विंड एनर्जी खोज लिया, जो कि काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। पर लेकिन टाइम रहते रहते कितना हम लोग खोज पाते हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी निकल कर आती हैं। कुछ लोग तो समझ लेते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है यार सेव कर लेते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत यहां पर पड़ेगी, इस सारे सिस्टम को बेसिकली सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। इसका मतलब क्या है, कितना पानी सप्लाई हो रहा है, कितना पानी सही से लेकर चल रहे हैं, कितना पानी रिसाइकिल किया जा रहा है। ये काफी बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पानी को रिसाइकिल नहीं करते हैं, जो पानी नाली में गया तो नाली में गया, तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो अर्बन प्लानिंग जो है वो ढंग से करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप लोग जो एक तरीके से बात नहीं करें, एक तरीके से इंटीग्रेटेड ऑफ जो अर्बन प्लानिंग जो इंटीग्रेशन ऑफ द लैंड एंड द वाटर मैनेजमेंट, वो सारा सिस्टम आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। प्रॉपर कानून यहां पर बनाने पड़ेंगे, कैसे वाटर सप्लाई हो रही है, कैसे साफ सफाई, कैसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, कैसे ड्रेनेज सिस्टम आप लोग लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा सिटी बेंगलोर भाई साहब डूब गया। अर्बन प्लानिंग हमारी कैसी हो रही है आप लोग, अर्बन प्लानिंग बेंगलोर एक आईटी सिटी, आईटी हब माना जाता है हमारे देश का, पानी में डूब गया भाई साहब वो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर खबर बन गया, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर यहां से
हमारी कंट्री से जो सॉफ्टवेयर है वो बाहर सप्लाई होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना आप लोग दे पा रहे हो लोगों को, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल तक का। अगर हम लोग इन चीजों में फेल होते हैं तो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो, ये कहते हैं हमको अपने आप को कि हम लोग वर्ल्ड पावर बनेंगे, अपने लोगों को पानी तो प्रॉपर पिला नहीं रहे हैं, अपने लोगों को रहने की जगह तो प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं, ये विश्व गुरु बनेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अप्रोच क्या लेकर चलनी है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना वाटर हम लोग सेव कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज हमारे पास में कितने हैं वो देखना पड़ेगा, और कैसे हम लोग अलग अलग सिटीज को सही से मैनेज कर सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर। जो यहाँ पर जहाँ पर क्राइसिस ज्यादा आ रहे हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, और इसी से रिलेटेड जो भी चैलेंज है आप लोगों को पता है कि लोग जो गांव से शहरों में जा रहे हैं वो तो रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब शहरों को कैसे आप लोगों को मैनेज करना है वो आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। वेस्ट मैनेज, अगर कहीं पानी भर गया है, आप लोग सोचो वहां पर उसमें पानी में पन्नियां तैर रही हैं वहां पर, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या गंदगी वहां पर देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना काम कर रहा है वो देखना पड़ेगा। क्या वो उस पानी का जो बर्बादी हो रही है उसको ढंग से ट्रीट कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक रिस्क बन जाता है जब ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ में आप लोगों को ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये आज की डेट में इतना ज्यादा पानी हम लोग निकालने लगे हैं कि आने वाले टाइम में भाई साहब पानी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम तो बोलते हैं यार समुद्र में इतना पानी है, पीने लायक पानी नहीं है, कभी समुद्र में जाकर नहाना पता चलेगा। तो उसको प्रॉपर क्लियर करने के लिए भी आप लोगों को सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, पर लेकिन आदतें सुधारनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार। गवर्नमेंट हमेशा काम करती है, पर लेकिन गवर्नमेंट के करने से नहीं होता है, हमको भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया था कि सब अपने अपने इंजेक्शन लगवा के आ जाना वैक्सीन के, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज तक भी इंजेक्शन नहीं लगवाए, वैक्सीनेशन नहीं लिए कईयों ने। समझ रहे आप लोग? मतलब गवर्नमेंट यही तो कर सकते हैं ना कि आप लोगों को वैक्सीनेशन दे दे। अब मुझे देखो, मैं लेक्चर को अपलोड तो कर सकता हूं, अब मैं आप लोगों को पकड़ के बैठा तो नहीं सकता कि लेक्चर पूरा देख के आप लोगों को जाना है। अब जिसको लगता है कि हाँ यार एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, जो रियलिटी में सीरियस है पढ़ाई के लिए, वो तो पूरा देख कर जाएगा अपना शुरू से लेके एंड तक का, और बाद में बैठ के थोड़ा सा टाइम देगा, प्रॉपर अपना थोड़ा सा रिवीजन भी करेगा। पर लेकिन जिसको लग रहा है कि हाँ ठीक है चल रही है जिंदगी, जरूरत ही नहीं है, एक बात बताऊं आप लोगों को, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आप लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है आप लोग के घर वालों के पैसों से हो रही है, और आप लोग उसको इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में। मुझे आज भी याद है, मतलब जब भी कोई एग्जाम निकलता था ना, जैसे प्रीलिम्स निकल गया, मेंस देना है, उस टाइम पर मुझे ये लगता था कि अब यहाँ पर अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ करना है, तो घर वालों से पैसे लेने पड़ेंगे। वो चीज़ भी मुझे खलती थी। समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज़ जब तक आप लोग अंदर से फील करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना कि घर वाले आप लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रिसोर्सेज को ढंग से आप लोग यूटिलाइज करना सीखो। तो यही चीजें आप लोगों को नेचर के साथ में करनी पड़ेगी। नेचर ने जो चीजें हम लोग को दे रखी है उसको ढंग से यूटिलाइज हम लोग को करना है, और सेम पैटर्न गवर्नमेंट के साथ में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बना रखी है उनको ढंग से हम लोग को एंजॉय करना है। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने तो लॉन्च कर दिया, क्या हम लोग उसको कर पा रहे हैं? अपना घर साफ रख के बाहर कचरा फेंक दे रहे हैं, क्या बाहर साफ रख पा रहे हैं हम लोग? तो जल जीवन मिशन, ये कितने सारे मिशन लॉन्च कर रखे हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की है, डिस्कस कर रहा हूं मैं बैठा हुआ 2022 में, कितनी इंप्लीमेंट कर ली हम लोगों ने, वो दिक्कतें हैं। प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है उसमें देख लो, ये बोला जाता है कि आप लोगों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बूंद बूंद कर हम लोग को पानी को ढंग से यूटिलाइज करना है। जल शक्ति अभियान चला लिया, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अटल भूजल योजना हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग, सुजलम 2.0, ये सारी, ये आप लोगों के सामने अमृत जो यहाँ पर सरोवर मिशन, ये सारे अभी तालाब को भी रिजुवनेट करने की बात की जा रही है। आप लोगों को याद है ना, एक आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, पर लेकिन हम लोग जो है अपने लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी सिस्टम जो है हम लोग जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे काम आगे नहीं चलेगा। तो वाटर को मैनेज करना पड़ेगा किससे? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, तभी जाकर सिचुएशन यहां पर सुधरती हुई नजर आएगी। प्रॉब्लम को देखो क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ही पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कितना हम लोग प्रॉब्लम निकाल के प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं। जब तक यही समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के ऊपर यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, याद आ रहा है वो जो वाटर टेबल के ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया था, देख लेना 2-4 दिन पहले का ही आर्टिकल है, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया था। ये ऐसे चीजें आप लोगों से आगे पूछी जा सकती है, और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया बस वही आप लोगों को लिखना है, नहीं। आप लोगों को जो भी लगता है इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग यहाँ पर आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, कोई कोटेशन आ गया आप लोग, या तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप लोगों को एक प्रॉपर आंसर का फ्रेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ओनली 7 मिनट है। और फिर से बोलूंगा, माँ के पेट से कोई सीख के आता नहीं है। आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, मैं आप लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता है। जो लिख रहे हैं ना रेगुलर, उनके आंसर देखना आप लोग एक बार जाकर, जो रेगुलर आंसर लिख रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि कौन से यहाँ पर कंजर्वेशन रिलेटेड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को। तो प्रधानमंत्री जो यहाँ पर सिंचाई ये योजना हो गई, इसी के साथ में जल शक्ति अभियान हो गया, ठीक है, यहाँ पर सुजलम हो गया, इसी के साथ में अमृत सरोवर मिशन हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सारी की सारी अभी डिटेल में डिस्कस की मैंने, तो वीडियो को पॉज कर आंसर बताओ, क्या है आंसर? डी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली। अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम पढ़ाया है, इंटीग्रेटेड जो वाटर सेट डेवलपमेंट, अगर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये प्रोग्राम को अगर आप लोग सुनोगे तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली एक तरीके से जो जल के प्रति जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, खासकर एक ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादातर एक तरीके से ना, जहाँ एक वाटर साइड एरिया है जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम यहाँ पर है। तो अगर आप लोग देखोगे, बात की जा रही है कि लिंक द कंट्री पेरेनियल रिवर विद द सीजनल रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रोग्राम के तहत नहीं आता है। अगर ये अकेली स्टेटमेंट आप लोगों को पता है, दूसरी जो यहाँ पर नहीं होगी, तो आप लोग ऐसे देखा करो। बाकी भले ही आप लोगों को कोई पता है, पूरे क्वेश्चन में नहीं पता है, ये एग्जाम में यूपीएससी में ये बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पता नहीं है ना, फिर भी शांति में दिमाग को शांत रखते हुए सारी स्टेटमेंट पढ़ना। आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट मिल जाएगी जो आप लोगों को पता होगी, और हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन के साथ में मेल ना खा रही हो, और आप लोग 2 नंबर आसानी से निकाल कर लेकर आओ। एक एक नंबर आप लोग को चोरी करना है, चोरी नहीं करना मतलब मेहनत से समझना है, ठीक है। चोरी करना सब थोड़ा गलत हो जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये देखो, 2013 में पूछ लिया। बोला जा रहा है कि जो पानी आप लोग देखते हैं कि जो ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स, इसी के साथ में ग्लेशियर। तो बात की जा रही है आउट ऑफ द रिमेनिंग जो फ्रेश वाटर है यहाँ पर लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो कहां पर पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सीधा सीधा यहां से निकल गया। डिटेल में पढ़ाया था ना उस दिन भी आप लोगों को, आज भी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये, तो आंसर इसका सी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यार। आंसर राइटिंग भी जरूर करना यार। मैं आशा करता हूं कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी पार्टिसिपेट करो। अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो जरूर करना, ठीक है। और अगर तफरी लेने आए हो, मजा लेने आए हो, तो फिर करते रहो यार। फिर मैं क्या, फिर तो ऊपर वाला भी नहीं सुधार पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना, ओके। तो कंप्लीट ढंग से डिस्कस करो और अच्छी चीज़ों को एंजॉय करो। दोस्तों, जब भी मैं इस स्कीम के बारे में सोचता हूँ या अपनी देश में बच्चों के बारे में सोचता हूँ, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या ये स्कीम जो है आज के टाइम पर भी हम लोगों को अपने देश में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यानी कि जब हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर हम लोग एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके चलते बच्चे जो हैं खाने को बेसिकली फॉलो करते हुए बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, और जब वो खाने को फॉलो करते करते स्कूल में जा रहे हैं तो वो स्कूल में कुछ पढ़ाई भी कर लेंगे। बेसिक पर्पज जो है वो इस स्कीम का ये है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कि बच्चों की जो हेल्थ है यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान रखकर ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। पर रियलिटी में इस स्कीम में कई जगह इतने सारे लूप होल देखने को मिले, ऐसे भी केसेस निकल कर आए कि इसको खाकर कुछ बच्चे बीमार भी पड़े काफ़ी लार्ज स्केल पर। इस स्कीम में ऐसी भी कंडीशन कई जगह देखने को मिली कि खाना कौन बनाएगा स्कूल के अंदर में, उसको लेकर बहुत बवाल हुआ कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। पर लेकिन फिर भी ये स्कीम की अच्छी बात ये लगती है एट द एंड ऑफ द डे कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके पेट में कुछ अनाज या फिर आप लोग बोले कुछ खाना पड़ जाता है और उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। पर लेकिन सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है जब भी इस स्कीम के बारे में सोचता हूँ, ये स्कीम आज नहीं यार, ये 1995 में स्टार्ट की गई थी, यानी कि 1995 में। और उस टाइम पर यहाँ पर देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे PV नरसिम्हा राव जी, उनके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आप लोगों को ये स्कीम देखने को मिलेगी। पर लेकिन आज की डेट में अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जाए वो ये है कि हम लोग जब इस मुकाम पर आकर पहुँचे हैं कि हम लोग अपनी कंट्री में एक नहीं ऐसी ऐसी चीज़ों पर काम करें कि मंगलयान हम लोग पहुँचा पा रहे हैं, हम लोग एक तरीके से चांद पर अपने मिशन पहुँचा पा रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने देश में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जिसमें कम से कम जो एक गरीब तबका है सोसाइटी का उसको प्रॉपर 2 वक्त का खाना मिले, बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में जाना पड़े, न कि खाने को फॉलो करते हुए स्कूल में जा रहे हैं। तो मतलब पर्सनल यार थोड़ी सी फीलिंग है, उसको थोड़ा सा वैसे मत देखना। पर लेकिन रियलिटी में ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर हम लोग अपने बच्चों को सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग उनको आगे उनकी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा देश जो है वो 21st सेंचुरी का देश बने।
पर लेकिन हम लोग किस तरीके से एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर एक अलग ही पैटर्न में जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ये स्कीम के बारे में है, कब लॉन्च की गई, किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ बेसिकली वो सुनिए, क्यों पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस स्कीम में यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 9.6% से बढ़ा दी गई है, यानी कि बच्चों को अब और अच्छे से यहाँ पर इस स्कीम का फायदा देखने को मिलेगा। वैसे अगर इस स्कीम की आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो बहुत आप लोगों को सरप्राइज होगा जानकर। 1930 यानी कि 1930 में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी के अंदर में ये स्कीम जो है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। फिर जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिसेंटली, तो अलग अलग टाइम पर आप लोगों को इस स्कीम के अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। और फिलहाल हम लोग आज की डेट में भी जब आज़ादी से आप लोग बोल सकते हैं 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब भी इस स्कीम के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आज की डेट में इस स्कीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको मिड डे मील स्कीम में बार बार चिल्ला रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, रियलिटी में अभी इसका नाम भी चेंज हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, अब हम लोग इसको पीएम पोषण का नाम दे चुके हैं, यानी कि पीएम पोषण यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, तो ये इसका नाम यहाँ पर दिया जा चुका है सितंबर 2021 से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल एजेंसी है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि पहले जितने स्टूडेंट आते थे, जितने विद्यार्थी इसके अंदर आते थे, अब 24 लाख एक्स्ट्रा भी बच्चे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर कवर कराया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो आती है कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो अधिकार है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। खासकर जब हम लोग बात करते हैं तो एक बच्चा जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, और ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखे। और हमारी कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो ऐड किया गया था वो भी यहाँ पर मिड डे मील स्कीम को बेसिकली कवर कर रहा था, तो उससे आप लोग अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को आज के डेट में जो कुपोषण का शिकार होने से बचा रहा है, तो इसलिए भी इस प्रोग्राम की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में जो कि आप लोग समझिएगा। स्कीम का नाम चेंज हुआ है वो मत भूलिएगा। पैसे के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है माल पानी जो है उसके पास में रहता है, तो वहीं से पैसा जो है वो निकल कर आता है। तो जब यहाँ पर बोला गया कि 9.6% मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यहाँ पर जाना है निकल कर और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जाएगा, तो यहाँ पर इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर क्यों था ये इसको बढ़ाने का, क्योंकि पिछले टाइम में जो खाना बनाया जाता है आप लोगों को पता है उसमें एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग बात कर ले यहाँ पर जो बोला गया था पिछले कुछ दिनों पहले कि इसके अंदर एग वगैरह भी कवर किए जाते हैं, दूध भी कवर किया जाता है, तो सबका प्राइस आप लोगों को सबका रेट भाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर कोस्ट जो स्टूडेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, ये रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इतना जरूर याद रखिएगा कि हाँ इसके ऊपर इंक्रीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये एक कैसी स्कीम है, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी स्कीम्स होती हैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देती है, उसको हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से जानते हैं। एक स्कीम और होती है जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, पर उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। उस स्कीम को क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा नाम है, बताइए देखता हूं किस किस को याद है। ये जरूरी है, दोनों स्कीम में कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकें बेसिकली। ठीक है, अगर बात करें हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर जो बच्चे हैं, खासकर अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी के टाइम पर जब बोला गया था कि हाँ यार ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए, तो लगभग बोला गया था 11.8 करोड़ के करीब बच्चे 1 से लेके 8 क्लास के अलग अलग, अगर बात करें यहाँ पर 6 से लेके 14 साल के बच्चों को इस तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है आप लोगों को पता है? हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर संशोधन किया गया था संविधान में, जिसको हम लोग 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी कि संविधान में 86वां संशोधन। ये जो संशोधन किया गया था ये 2002 में किया गया था। बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन यानी कि जो उनकी शिक्षा है
उसको वो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया जाए। और इसीलिए यहां पर जब ये संशोधन किया गया, उसको फंडामेंटल राइट बनाने की बात आई, तो बोले गए यार फंडामेंटल राइट बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो क्या करना है, तो बोला सीधा सीधा पार्ट 3 में जाओ और वहां पर देखो कहां पर आप लोग इसको सेट कर सकते हो जिससे कि बच्चों का ये फंडामेंटल राइट बन जाए। तो एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें कुछ भी ना मिले तो उसमें डाल दो ले जाकर, वो आर्टिकल है 21। यानी कि जब राइट टू लाइफ आ गई तो इंसान की लाइफ तभी रहेगी ना जब यहाँ पर वो जिंदा रहेगा, खाना मिलेगा, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर ले, हेल्थ के बारे में बात कर ले। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो है उसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो इसमें एक ए ऐड कर दिया यहाँ पर और बोला कि अब ये बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करेगा। और वहाँ पर भी सीधी सीधी बात बोलेगी कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो ये अपने ही आप में काफ़ी पावरफुल प्रोविज़न है जिसके चलते ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या फूड ग्राम और क्या क्या फूड और कितना कितना क्या क्या मिलता है, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर। ये तो मिड डे मील स्कीम के बारे में 1900 यहाँ पर 1925 यानी कि 1925 में, यानी कि 1925 और 30s में यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की गई थी मद्रास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर भी। ठीक है, मिड डे मील स्कीम फिर यहाँ पर आज के डेट में हर एक राज्य में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलती है। और जैसे जैसे इसका पैटर्न चला वो आगे यहाँ पर कुछ ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप लोगों को फूड ग्रेन यानी अनाज वगैरह, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल, फैट यानी कि एक तरीके से बैलेंस डाइट देने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बैलेंस डाइट देता हूँ ऐसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को बैलेंस डाइट देती है। ठीक है, इनकी बैलेंस डाइट, हालांकि हमारी बैलेंस डाइट में डिफरेंस है पर लेकिन दोनों बच्चों के फायदे के लिए है। तो इससे क्या है, सबसे बड़ी बात अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये जो मिड डे मील स्कीम लाई जा रही है इससे बच्चों को क्या फायदा देखने को मिल रहा है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली यहाँ पर मिड डे मील का वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो इनरोलमेंट बढ़े, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चा स्कूल में आएगा तो यहाँ पर खाना उसको देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से खाना खाने के नाम पर ही आए और फिर पकड़ के उसको पढ़ा दो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं नहीं, इससे कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब जो एक तरीके से कई बार इस तरीके की कंडीशन आप लोग बोलते हैं कि कई बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता है तो उनको नहीं लालच देकर कि हाँ ऐसा करो तो फिर ऐसा होगा, तो उनको फिर अच्छा तुम तो पढ़ाने लगे, तुमने तो बोला था खेलेंगे तो वो वाली बात है। ठीक है, तो प्रमोट करेगा स्टूडेंट की अटेंडेंस भी कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस देखने को मिले यहाँ पर। इसी के साथ में पका हुआ एक अच्छा खाना मिलेगा तो हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। इसी के साथ में जो चिल्ड्रंस है उनका जो स्कूल में जाने का, यानी कि स्कूल में नहीं जाएंगे, सोचो स्कूल में जा रहे हो और वहाँ पर मस्त तरीके का खाना मिल रहा है तो ऐसा आधे तो वैसे ही चले जाएंगे, है कि नहीं। मतलब सोचो आप लोग खुद एक अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ पर मस्त तरीके से डेली अच्छा खाना मिल रहा है, तो मतलब जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन सोचेंगे यार तो छुट्टी होगी, आज क्या होगा, आज कैसे काम चलेगा तो छुट्टी ये करेंगे, छुट्टी ना हो तो ये लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, और ओवरऑल ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वैसे तो स्कीम काफ़ी अच्छी है आज के टाइम पर अगर इसको देखकर चला जाए, पर लेकिन जो मैंने बातें बताई वही चीज़ यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम अभी देखने को मिली। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसके फायदे हैं कि ये स्कीम है, इसके ये फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन जब वहां पर अगर बात करें ना डीएम का बच्चा जा रहा है ना एसपी का बच्चा जा रहा है, वो किसी अलग ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर कभी उसकी क्वालिटी जो है वो सुधर ही नहीं सकती। अगर सारे डीएम, चलो डीएमएसपी तो फिर भी आप लोगों को नीचे देखने को मिलेंगे, जिस एरिया में पॉलिटिशियन अगर कोई है ये कंपलसरी प्रोविजन कर दिया जाए अगर कि इस एरिया का पॉलिटिशियन भाई साहब ये इंसान है और इस एरिया का पॉलिटिशियन ये है, तो इस एरिया में कोई भी स्कूल होगा जो भी गवर्नमेंट, उसी स्कूल में इस एरिया के पॉलिटिशियन के बच्चे पढ़ेंगे, उसकी अस्पताल में जहां पर नॉर्मल इंसान अपना इलाज करवाते हैं पॉलिटिशियन के बच्चे जो है वो अपना इलाज करवाएंगे। तो ये सुनने में कैसा लग रहा है, मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोलो कि सरकार की फैसिलिटी सबको चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में जब बात आती है यहाँ पर सरकारी स्कूल सबको चाहिए पढ़ने के लिए, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग जाओ, आईआईटी सबको चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें ये सरकारी जो स्कूल चाहिए सबको वो 12th के बाद ही चाहिए। 12th से पहले जो यहाँ पर स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, उस तक सब जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये काफी ज्यादा एक ऐसी दयनीय कंडीशन लगती है जो सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर क्यों नहीं ये चीजें सुधारी जा सकती हैं। ये बड़ा आसान है सुधारना, पर लेकिन हम लोग इनके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कल को चल के अगर आप लोगों से कोई चैलेंज पूछने लगे तो बहुत सारे चैलेंज है यार यहाँ पर।
अगर यहाँ पर बात खुद सुनो आप लोग, यहाँ पर कोई अमीर का बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी, रहेगी आराम से। करप्ट प्रैक्टिस वहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में कास्ट बायस जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ये ऊंची कास्ट का, ये ऊंची कास्ट का है, जहाँ पर डीएम का बच्चा पढ़ रहा है, पॉलिटिशियन का बच्चा पढ़ रहा है, ऊंची कास्ट नीची कास्ट क्या रह जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में कोविड-19 के टाइम पर नेशनल लेवल पर लॉकडाउन लगा तो भी डिसरप्ट हो गई कई सारी सर्विस, ठीक है। मेल नरिशमेंट की दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कई सारे इशू चैलेंज देखने को मिल रहे हैं कि खाना खाने के बाद ही बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट अगर बात करें तो इंडिया जो है 88 कंट्री में है, जहां पर हम लोग कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन का टारगेट है 2025 में मिस कर देंगे। बोला था कि यहां पर इसको अचीव कर लेंगे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जब आप लोग जाएंगे, ये भाई साहब एक तरीके से काफी एक सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। हालांकि कुछ कमियां इंडेक्स में भी है, पर लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी है। 107 कंट्री में हमारी पोजीशन जो है वो 94 है, यानी कि 107 कंट्री में हमारी पोजीशन जब 94 है तो नीचे से टॉप कर रहे हैं आप लोग, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। यानी कि टोटल मिलाकर 13 कंट्री ऐसे हैं जिनकी कंडीशन हमसे खराब है, बाकी हमसे बढ़िया कंडीशन है आप लोग बोल सकते हैं 93 देश की। तो क्या हम लोग आज़ादी की, जब बोल रहा हूं कि 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, उस टाइम पर भी क्या इस तरीके की बातें जब हम लोग देख रहे हैं तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो अगर कल को डीएम बनो तो ऐसा डीएम बनो कि लोगों को लगे कि हाँ यार कोई इंसान है जो कि हमारे बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ओके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़े ही प्यार से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है। इससे ये भी पता चलेगा कि टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, कई सारी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। पहले वीडियो को पॉज कर एक बार इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। इससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। मिड डे मील स्कीम के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर लॉन्च की गई। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ये स्कूल मील प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इसके अंदर में पका हुआ खाना मिलता है यहाँ पर एवरी चिल्ड्रन विद इन द एज ग्रुप 6 से लेकर 14 साल के, 1 से लेकर 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लिए। तो आप लोगों को आंसर बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर बताइए क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। ध्यान रख लेना, इनकरेक्ट पूछा गया है, पता होते होते भी चीजें जो है गलत कर बैठोगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे, उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। पर लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट इसीलिए गलती हो गया। दूसरी स्टेटमेंट में ये जो स्कीम है ये प्राइमरी स्कूल के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये स्कीम आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, काफी डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिल जाएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को बताई दी है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि क्यों ये स्कीम जो है हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई है। तो कैसा लगा कंप्लीट आर्टिकल, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड के साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो गई, इसी के साथ में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि क्या आप लोग उसमें से एमसीक्यू सोल्व कर पा रहे हो, क्या आप लोग उससे आंसर राइटिंग कर पा रहे हो। अगर हाँ तो यूपीएससी की सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके आप लोग चल रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर जीएस पेपर 2 से आप लोगों से पूछे जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली, तो टॉपिक सही से तैयार करो, फीडबैक जरूर दे दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाया करो, वीडियो को लाइक कर या फिर डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लेक्चर चले आप लोग बताया करो कि हाँ लेक्चर में ये कमी है, ताकि उसको इंप्रूव भी किया जा सके, ओके। ये वाली न्यूज़ तो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की, इसके अंदर तो वॉइस थी तो सबने सुनी होगी स्टार्टिंग वाली। बाकी कई सारी न्यूज़ ऐसी थी जिसके अंदर वॉइस नहीं थी, ठीक है। जैसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली जो मीटिंग है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी हमारे देश के अंदर में डिजास्टर को लेकर यहाँ पर ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई। अमित शाह जी की अध्यक्षता में बेसिकली ये मीटिंग देखने को मिली। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का हम जो है इसका पार्ट बने, बेसिकली पाकिस्तान के साथ में बोला गया था रशिया के द्वारा कि इंडिया को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लेते हैं। तो चाइना ने बोला हमारा दोस्त, हमारा जिगरी, हमारा दिले जिगर, हमारे जिगर का टुकड़ा पाकिस्तान भी आएगा। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसका पार्ट बने थे एक साथ में। आज की डेट में ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसके बारे में बात की जाए 40% ग्लोबल पॉपुलेशन है। नॉर्मल सी बात है, इंडिया और चाइना हो गए तो 40% तो आप लोगों को वैसे ही भागी भागी दिखने को मिलेगी। 25% ग्लोबल जीडीपी है, क्योंकि आज की डेट में बढ़ता हुआ सितारा है इंडिया और दूसरे नंबर पर चाइना। 22% जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया, इंडिया, रसिया और चाइना आप लोग देख सकते हैं। टोटल इसके अंदर मेंबर कौन है,
चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये देखने को मिलेंगे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसको एशियन नेटो भी बोला जाता है। जैसे आप लोगों को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे इसको एशिया का नेटो बोला जाता है। इसका बेसिक पर्पज ये है कि अलग अलग एरिया में काम करना है। ऐसा नहीं कि एक मिलिट्री अलायंस है आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये बहुत सारे एरिया में काम करती है, आप लोगों को नजर आती है। जैसे अभी डिजास्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी, तो उसी का ये सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्ली सुनामी आती है तो उसके लिए वार्निंग की बात की जाती है। तो इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी है, हम लोगों ने एज्यूम की थी प्रेसिडेंसी 2022 में, तो हमारे पास में प्रेसिडेंसी है। आज के डेट में इंडिया का बोलबाला चल रहा है G20 की प्रेसिडेंसी, इधर यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी, मतलब नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी खाना जो है उसको देखकर खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी मुहिम देश के अंदर चलाई जा रही है। अगर खाना सही से नहीं खाएंगे, जैसा खाए यानी एक तरीके से जैसा खाए अन्न ऐसा हो मन, आप लोगों ने सुना है ना ये। मैं जब 12th में था तो मैंने एक स्पीच दी थी, ये थी शाकाहार और मांसाहार के बारे में। ठीक है, मतलब फिल्म वगैरह में बहुत देखता था इसे, मूवी वगैरह, तो उसमें मैंने ना मूवीज़ के डायलॉग ठूस दिए। तो कई सारे डायलॉग थे उसके अंदर में। तो हालांकि स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का जो एक तरीके से जो एक लाइन थी वो ये थी कि जैसा खाए अन्न ऐसा होवे मन। तो वहाँ से मतलब जैसा आप लोग चीज़ें खाना स्टार्ट करोगे वैसे आप लोगों का मन होगा। तो मुझे वो याद आ जाती है कभी कभी वो स्पीच, उसमें इतनी सारी मतलब चीज़ें मैंने पहले तो स्कूल के लेवल पर हुई एक प्रतियोगिता, उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर वहाँ से नंबर आ गया, फिर जो था वो एक तरीके से तहसील के लेवल पर गया, फिर यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर मैंने पूरा तैयार किया था। वो जब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जाकर बोले थे मुझे अब पढ़ता हूँ ना उसको, कभी बैठ के मुझे हंसी आती है। मैंने कहा मैं ना जब इस पे जब 26 जनवरी या 15 अगस्त के ऊपर जब स्पीच दिया करता था, उसमें सनी देओल के डायलॉग डाल दिया करता था, गदर मूवी के बहुत सारे। ओह माय गॉड। चलिए, जो भी है, ईट राइट फूड स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ में मिलकर बोला गया है कि लगभग 100 ऐसे ईट राइट स्ट्रीट जो है बेसिकली एरिया वाले, उनको डिस्ट्रिक्ट या एक अलग अलग एरिया में डेवलप किया जाए ताकि लोगों को अच्छा खाना मिल सके। 1 करोड़ के करीब यहाँ पर इनके द्वारा दी जा रही है बेसिकली धनराशि, हर एक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप करने के लिए। तो ईट राइट फूड स्ट्रीट जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोग्राम जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है यहाँ पर वो इसको मिलकर काम कर रहे हैं। तो बेसिक यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं कि इसके पीछे कौन है, जो एक तरीके से जो लेजेंडरी कैरेक्टर कौन है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट में देखने को मिलेगी। बात करें तो ये एक तरीके से इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहाँ पर काम करेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो जैसे देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू रेशियो में जा रहा है यहाँ पर 60-40 और 90-10। ठीक है, तो कंडीशन ये रहेगी कि कैसे आप लोग यहाँ पर स्टेट फूड जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बोल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग फूड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। एक बैलेंस डाइट जिंदगी में जरूरी है। बाहर रहते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जिससे बाहर रहते हो तो क्या कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है कि चने रहते हैं उनको लेकर आओ, इसी के साथ में जो सोयाबीन जो एक तरीके से व्हाइट सोयाबीन है, छोटे छोटे जो दाने रहते हैं उनको लेकर आओ, मूंग की दाल लेकर आओ, इनको शाम को जो है 2-2 चम्मच भिगो दो, सुबह तक ये आप लोगों को अच्छे खासे एक सही तरीके से स्प्राउटेड हुए मिलेंगे। या फिर उसको अगर उसके ऊपर कपड़ा ढक दो, 1 दिन तक छोड़ दो, तो अगले दिन तक तो बहुत ही अच्छे स्प्राउटेड देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, ना किसी गैस की जरूरत है ना किसी चूल्हे की जरूरत है। उसमें उठा के टमाटर और प्याज डाल दो और उसके बाद में नींबू डाल दो और ऊपर से अपना मसाला वसाला डाल के उसको एंजॉय करो। बहुत ही एक हेल्दी डाइट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रोटीन युक्त ये डाइट रहेगी। तो ऐसी चीज़ें खाओ जो पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें आप लोग खाते हो, इनको इग्नोर कर सकते हो। ये एक ऑल्टरनेटिव आप लोगों को मैंने बताया। बाकी करोगे तो आप लोग वही जो आप लोगों को मन करता है। सर जो बोलते हैं बोलते रहो, हमको तो खाना तो वही है जो हमको पसंद है। ठीक है, साउथ इंडिया फूड आप लोग खा सकते हो। जो साउथ इंडिया का होता है ना, वो एक तरीके से जैसे आप लोग बोल सकते हैं डोसा हो गया। ठीक है, आजकल मतलब मैं जो उत्पम नहीं है, उत्पम जो मिक्स्ड उत्पम होता है, मतलब मैं आजकल बहुत खा रहा हूँ उसको। जब से मुझे पता चला हेल्दी होता है, पहले तो मुझे लगता था बड़ा ऑयली होता है यार, जब से मुझे पता चला हेल्दी होता है काफ़ी वो मिक्स्ड उत्पम और डोसा।
आजकल मतलब हफ्ते में या फिर 10 दिनों में एक बार मैं उसको चटका ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर जाना होता है कई बार। तो इसकी तरीके से मैं एक तरीके से अगर उसको लेना होता है तो वो एक अच्छा तरीका है, एक प्रोटीन युक्त खाना आप लोग बोल सकते हो। साउथ इंडिया के खाने बड़े हेल्दी देखने को मिलेंगे, इसलिए हेल्दी हेल्दी लोग आप लोगों को नजर आएंगे वहाँ पर। आप लोग क्या रहा है बताना। एसबीआई से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है, 75 साल जो हैं वो एक तरीके से एसबीआई के आप लोग बोल सकते वो सारी आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, और एसबीआई जो है वो काफ़ी पुराना बैंक है। तो इसके चलते यहाँ पर एसबीआई के द्वारा कॉफ़ी टेबल बुक यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया है। कॉफ़ी टेबल बुक क्या है, ये एक तरीके से द बैंकर टू द एवरी इंडियन, जैसे बैंकर टू द देख द बैंक, बैंकर टू द बैंक जो बोला जाता है आरबीआई को, इसे यहाँ पर बैंकर्स टू द एवरी इंडियन बोला जाता है। आज़ादी के 75 साल आप लोग देखते हैं, और एसबीआई जो है वो काफ़ी पुराना है, उसको लगभग 200 साल इस्टेब्लिश हुए। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिल रही हैं, ये यहाँ पर न्यूज़ में आए हैं। तो इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक है यहाँ पर, तो एसबीआई। हालांकि आप लोग एसबीआई के अंदर जाते हैं, अब तो थोड़ी चीज़ें सुधर गई हैं, वरना वहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मतलब एक तरीके से ना क्या ही बोले बस कि हाँ क्यों ही आगे भाई साहब, कस्टमर जाओ यहाँ से भागो मतलब लंच कर रहे हैं तो अपना लंच ही कर रहे हैं। प्राइवेट में जाओगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसा कि मतलब तेरे ससुराल में आ गए, वो वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, पर हाँ अब चीज़ें जो बैंकिंग सिस्टम सुधर रहा है, खासकर ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पर चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था, तो याद रखिएगा यहाँ पर कॉफ़ी टेबल बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया पूछा जाए डायरेक्ट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, यहाँ पर बोला गया कि विच पोर्टल इज लॉन्च बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड द जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि आंसर यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि मैंने डिस्कस किए थे। तो यह यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही थी कोलेस्टीन के बारे में, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि न्यूज़ में है, किससे लीड है यहाँ पर ये, इसके बारे में बात करें तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ये एंटीबायोटिक जो ड्रग्स के तौर पर आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की गई थी कि विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिलीज द क्रैब नेबुला, ठीक है। तो ये बोला गया अभी यहाँ पर इसके बारे में, तो ये नासा था, ये डिस्कस किया था। जोजिला टनल के बारे में बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए गए थे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया था, ये क्या था, ये था थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग गुजरात में देखने को मिलेगा, काफ़ी पुराना है, 1912 में इसको बनाया गया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया इसको। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बर्ड वॉचर है उनके लिए अच्छी जगह है। लगभग 320 के करीब बर्ड की स्पीसीज आप लोगों को नजर आएगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अप्रैल के महीने में 2021 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। बाकी और भी बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पर रामसर साइट देखने को मिलेगी, तो इनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये शब्द थे कुछ जो आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए, पूरे वीक में जो भी शब्द आप लोगों से डिस्कस किए ना, उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज किया करो, ठीक है। जैसे सारे के सारे शब्द हैं अभी यहाँ पर ये, इसी तरीके से जो आप लोगों से मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी शब्द यूज किए हैं, उनको आप लोग कोशिश किया करो, उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करा करो, एटलीस्ट 5 के ऊपर तो किया करो, ठीक है। तो 30 शब्द आप लोगों के पास में हो जाते हैं, तो इससे आप लोगों का रिविजन होगा, वरना चीजें यार करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट चाहते हो तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। बाकी कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो मैंने आप लोगों को बताई दी, क्या है बताओ। तो वो है ये वीडियो जो 11:30 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को मिलने वाली है। और बाकी यहाँ पर ये आप लोगों का टेस्ट रहेगा, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अगर सीरियस हो रियलिटी में तो जरूर अटेम्प्ट किया करो, इसका एनालिसिस किया करो। और बाकी यहाँ पर प्रैक्टिस वाला जो सीरीज आती है उसमें शाम को टेस्ट आएगा 5 बजे, तो ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो जाएगी, इसलिए आज कोई लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। तो लेक्चर नहीं देखने को मिलेगा आज यहाँ पर, टेस्ट वगैरह एंजॉय करना। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्पीड देखो कितनी थी। आज आवाज आती रहनी चाहिए बस, ठीक है।